Hello students, I am Pooja Surya and welcome to my YouTube channel. And today's class we are going to study about the verification of assets and liabilities, which is very important topic of auditing. So let's see what it is. Before that we have to see कि auditing basically क्या है. जैसे हम अकाउंटिंग समझते हैं तो अकाउंटिंग होता है कि आप बेसिकली जो बुक कीपर होता है वो जनरल एंट्रीज बनाता है, फिर उसमें लेडजर में पोस्ट करता है. उसके बाद का जो काम होता है कि समरी ऑफ द स्टेटमेंट्स बनाना, अकाउंट्स बनाना, वो किसका काम होता है? अकाउंटेंट का काम होता है. अकाउंटेंट बेसिकली अकाउंट्स बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है. तो उसका बेसिकली कंस्ट्रक्टिव काम है. उसके बाद का जो काम होता है वो ऑडिटर का होता है. ऑडिटर क्या करते हैं? आपके जितने भी अकाउंट्स हैं उसको वेरीफाई करता है. ठीक है, तो वेरिफिकेशन वो कैसे करेगा? वेरिफिकेशन जो होगा उसके पास जितने स्टेटमेंट्स होंगे, उसके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, जो उसके पास बेसिकली वाउचर्स हो गए, वाउचर्स जैसे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कैश मेमो, हमें जो रिसिप्ट्स वगैरह मिलती है, उन सब की हेल्प से वो वेरीफाई करेगा. आज की क्लास में हम देखेंगे कि वो असेट्स और लायबिलिटीज़ को कैसे वेरीफाई करता है. जैसे वेरिफिकेशन उसको करना है कि क्या क्या वेरीफाई करना है. जैसे अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पिगलर, द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इम्प्लाइज एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ओनरशिप एंड टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑन द असेट्स. मतलब एक ऑडिटर को, एक एक्सटर्नल ऑडिटर को असेट्स का वेरिफिकेशन कैसे करना है, मतलब उसको क्या देखना है? पहले तो उसकी वैल्यूएशन करनी है. उसका वैल्यूएशन अगर करेक्ट हुआ है कि नहीं उसको ध्यान रखना है, स्क्रूटनाइज करना है. ओनरशिप यानी बिजनेस में, अकाउंट्स में कई बार दिखाया जाता है, ठीक है हमने 50,000 का फर्नीचर खरीदा, अभी तक वो हमारे पास है या नहीं, इसका ओनरशिप चेक करना, टाइटल चेक करना. जैसे डिस्प्यूटेड बिल्डिंग्स है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चेक करे कि एक्चुअल ओनरशिप है या नहीं. जिसमें टाइटल डीड्स, पेपर्स उसको चेक करें, पोजेशन किसके पास है. इन केस ऑफ द कंटिजेंट प्रॉपर्टीज़, जनरली द पोजेशन जिनके पास होती है उनके पास प्रॉपर्टी मानी जाती है. लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को भी चेक करे. और चार्ज, जैसे कि जो हम जनरली क्या होता है कि हम कोई असेट को गिरवी रख के, हमारी सपोज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी को गिरवी रख के कोई लोन एक्वायर करते हैं, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चार्ज को भी वो चेक करे. ठीक है, ओनरशिप से रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड, पोजेशन से रिलेटेड और चार्ज एंड असेट से रिलेटेड उसका बेसिक काम है. ठीक है, तो वेरिफिकेशन बेसिकली हमने जो डिस्कस किया था अभी कि क्या चेक करना है, उसको क्या वेरीफाई करना है ऑडिटर को. दैट एन असेट इज क्लियरली स्टेटेड इन द बैलेंस, एंड क्लियरली स्टेटेड इन द बैलेंस शीट. मतलब आपको डेप्रीसिएशन करेक्टली चार्ज करना है. किस बेसिस पे चार्ज करना है? हिस्टोरिकल बेसिस पे आपको असेट्स को शो करना है. और इंटैंजिबल असेट्स के केसेस में अमोर्टाइजेशन चार्ज करना है. और डेप्रीसिएशन तो हमें जो भी फिक्स असेट्स होते हैं उसमें चार्ज करने होते हैं, तो आपको वो करेक्टली स्टेट करना है. फिजिकली वेरीफाई, हाँ पॉसिबल है वहाँ आपको फिजिकली वेरीफाई करना है एज एन ऑडिटर. आपको टाइटल डीड, एफडी रिसिप्ट्स, टाइटल डीड्स, इनवॉइसेस ये चेक करनी है. ठीक है, आपको बेसिकली कोई चार्ज जो डिबेंचर होल्डर, ये फ्लोटिंग चार्ज है या नहीं, ये सब चेक करना है. तो बेसिकली ये काम है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो कैसे करेंगे? 3 टेक्निक है इसकी: इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड कंफर्मेशन. इंस्पेक्शन, जहां हम फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकते हैं हम वहां इंस्पेक्शन करने जाएंगे. जहां हम ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं कि ठीक है ये ओके, दिस इज़ अ फ्लोटिंग चार्ज, यहाँ पे ये एक्वायर्ड हुआ है, ये इसकी पोजीशन में, जहाँ हमें वो समझ आता है हम वहाँ पोजीशन के बेसिस पे जज करेंगे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे. और जहाँ हमें कंफर्म करना है कि ठीक है एक्चुअल में डेटर्स कितने हैं, एक्चुअल में क्रेडिटर्स कितनी हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितनी हैं, और उस चीज़ को वेरीफाइड करना है उस सबको वाउज्ड स्टेटमेंट्स के थ्रू, तो वहाँ हम अपने आप को कंफर्म करेंगे. तो ऑडिटर हैज़ द 3 टेक्निक्स of the verification of assets and liabilities, that is inspection, observation and confirmation. अब वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स करने के लिए हमने असेट्स को 4 कैटेगरीज में बाइफोक्रेट किया है.
फिक्स एसेट्स, फ्लोटिंग एंड करंट एसेट, इंटैंजिबल एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्स एसेट्स बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा असेट जो हमने एक्वायर किया है फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, ठीक है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। उसमें वेरीफाई क्या करना है, पहले तो उसका वैल्यूएशन करेक्टली हुआ है या नहीं, रीवैल्यूएशन करना होता है। जैसे जनरली पार्टनरशिप फर्म्स में हम रीवैल्यूएशन करते हैं ड्यूरिंग द एडमिशन, ड्यूरिंग रिटायरमेंट, तो वहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चेक करे कि रीवैल्यूएशन करेक्टली हुआ है या नहीं। और डेप्रीसिएशन जो है वो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स चार्ज किया गया है या नहीं, ठीक है। कोई एप्रिसिएशन है तो वो भी उसको मार्केट वैल्यू पे शो करनी है। एक्चुअली हम जब एप्रिसिएशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ लैंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लैंड जो होती है उसकी वैल्यू जनरली डिप्लीट नहीं होती है, एक्सेप्ट ऑन सम कंडीशन, फ्लक्चुएशंस होते हैं लैंड में। तो लैंड की वैल्यू जो होती है एप्रिशिएट होती है, वहाँ पे बुक ऑफ अकाउंट्स में वो एप्रिसिएशन शो हो रहा है कि नहीं, और अप टू सर्टेनेबल लिमिट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देता है उसके अकॉर्डिंग जो है बिजनेसमैन ने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लायंस किया है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। फिर जहाँ लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे लोग क्या करते हैं, अपने घर है किसी दूसरे को एज अ लीज में देते हैं, जैसे लोग रेंट पे देते हैं, वैसे क्या होता है 100 ईयर्स का, 50 ईयर्स के, इस तरह के लीज होते हैं। तो जो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ है वहाँ हमें ये जानना है और हमें ये चेक करना है कि जो प्रॉपर्टीज़ है उसका जो लीज एग्रीमेंट है वो करेक्ट है कि नहीं, और उसको आप सिर्फ सबलेट कर सकते हो, आप उसको मोर्टगेज नहीं कर सकते हो। मोर्टगेज नहीं कर सकते हो यानी आप उसको गिरवी नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हो? क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आप किसी और से लीज में लिए हो 100 साल के लिए, तो आप उसको सिर्फ सबलेट कर सकते हो, आप उसको उसके अगेंस्ट लोन नहीं ले सकते उसको मोर्टगेज करके, ठीक है। ये चीज़ ऑडिटर को वेरीफाई करनी है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। फिर फ्लोटिंग या करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में बेसिकली हम ऐसे एसेट्स को लेते हैं जो वर्किंग कैपिटल नीड्स को मीट करता है, जैसे डेटर्स हो गया, कैश, बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो जनरली क्या चेक करना होता है, जो एक्सटर्नल एसेट्स होते हैं, जैसे डेटर्स एक्सटर्नल एसेट्स है। एक्सटर्नल एसेट्स से मतलब हमारे जो क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट डेटर्स अराइज होते हैं। आपने किसी एक सेलर को, किसी मतलब सपोज एक डेटर को, एक कस्टमर को 5000 का सेल किया, उसके बाद उससे कुछ रिटर्न आया, तो उसका अगर हिसाब सही नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ एरर्स हुए हैं या जो सेल्स रिटर्न का हिसाब है वो मिसिंग है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो शेड्यूल ऑफ डेटर्स को चेक करे, उसकी फेयर और ऑथेंटिक वैल्यू निकाले, ठीक है। उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए उसको वाउचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वाउचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वाउचर्स की हेल्प से इन सारे डेटर्स के वैल्यू को वेरीफाई कर सकता है। उसी तरह स्टॉक का वैल्यूएशन करना होगा। स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे करना है कि मार्केट प्राइस पे करना है, वो उस ऑडिटर का पॉइंट है। जनरली हम जो है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें स्टॉक का वैल्यूएशन किस बेसिस पे करना है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, ठीक है। तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द असेट्स, करंट असेट्स में उसको डेटर्स चेक करने हैं, डेटर्स की पूरे वॉचिंग स्टेटमेंट्स, नोट्स चेक करने हैं, जो भी सेल्स रिटर्न हुआ है उसका रिकॉर्ड वेरीफाई करना है, स्टॉक्स का वैल्यूएशन करेक्टली हुआ है कि नहीं वो वेरीफाई करना है। कंसीलमेंट ऑफ कैश या फ्रॉड जो है, जनरली अकाउंटेंट्स या कोई स्टाफ्स होते हैं वो फ्रॉड करते हैं या ऐसा कई बार डिटेक्शन होता है, तो ऑडिटर की ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंसीलमेंट ऑफ कैश या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश पे खास ध्यान दे, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी फ्रॉड्स होंगे उसके अगेंस्ट वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर सकता है कि यहाँ पे उस एक स्टेटमेंट मिसिंग है। एक्चुअली ऑडिटिंग बेसिकली वो लोग कैसे करते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स वो लोग चेक करते हैं उसका टिक मार्क करते जाते हैं, और जहाँ पे उनको गलत लगता है उन पर एक सर्कल करते जाते हैं कि ये एक चीज़ हमें पूछना है, और जो भी ऑथेंटिक ऑफिसर होते हैं उसके हिसाब से उन लोग अपना नाम वहाँ पे लिख देते हैं, साइन कर देते हैं कि किसने ये चेक किया है,
ठीक है। अब वो रिपोर्ट जब बनाएगा ऑडिटर तो उसमें ये चीज़ ज़रूर मेंशन करेगा कि यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है या यहाँ पे उनको एक फ्रॉड दिखा है या कुछ कंसीलमेंट है, इस चीज़ के बारे में वो मेंशन ज़रूर करेगा, ठीक है। तो अक्रूड इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे कि हम करंट एसेट्स में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स यानी हमने किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है या फिर हमने एफडीज़ में इन्वेस्ट किया है यानी हमने किसी कुछ और ख़रीदा है, उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट अगर आउटस्टैंडिंग है, हमें अभी तक मिला नहीं है, अक्रूड है, तो उससे रिलेटेड जो हिसाब किताब है या अगर हमने कोई एक्सपेंसेस प्रीपेड किया है तो उसकी ऑथेंसिटी और फेयरनेस को चेक करना भी एक ऑडिटर का काम है। तो ऑडिटर बेसिकली करंट एसेट्स में इन सारी चीज़ों को एनालाइज करता है, सारी चीज़ों को वेरीफाई करता है। नेक्स्ट है इंटैंजिबल एसेट्स। अब इंटैंजिबल एसेट्स कैसे वेरीफाई होते हैं? इंटैंजिबल का मतलब ही है कि ये जो एसेट्स है उसको आप देख नहीं सकते, फील कर सकते हो। तो इसमें क्या आएगा? बेसिकली ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, गुडविल, सॉफ्टवेयर, टेक्निकल नो हाउ, ऐसी सारे एसेट्स जो आपकी अपनी इंटेलिजेंस की वजह से अराइज हुई है। तो अगर कंपनी ऐसा कुछ काम करती है, एज वी नो कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत इनिशिएटिव्स लेती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोपोगेट करने के लिए, तो अगर कंपनी ने अपने कुछ ट्रेडमार्क सेट किए हैं, पेटेंट्स हैं उनको वो एज अ कैपिटल नेचर है, ठीक है, और ये इनका बेसिक एसेट है जिसको वो फिक्स एसेट्स की तरह ट्रीट करती है फॉर इट्स वैल्यूएशन। जनरली सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन बिजनेस फर्म्स में, जनरली जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है, रिटायरमेंट में, एडमिशन के टाइम में और बिजनेस एक्विजिशन के टाइम में अराइज होता ही है। इवन तो कई बार ये डिबेटेबल इशू होता है कि गुडविल इज़ अ फिक्टिशियस एसेट्स, बट एक्चुअली गुडविल इज़ नॉट अ फिक्टिशियस, इट्स अ इंटैंजिबल एसेट्स जो किसी फर्म के परचेज के टाइम में या कोई भी ऐसे चेंजेस के टाइम में अराइज होती है। तो गुडविल एक ऐसा एसेट्स है जो बिजनेस में अराइज होता है और ड्यू टू अनदर डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसका क्या होता है? जनरली राइट ऑफ किया जाता है, इवन दो इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू राइट ऑफ द गुडविल वैल्यू फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट्स, बट इट इज़ एडवाइसेबल इन सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे हमने लास्ट में पहले भी डिस्कस किया था कि जो सारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसमें हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, बट इंटैंजिबल एसेट्स में डेप्रीसिएशन नहीं होते हैं। लेकिन जैसे कॉपीराइट है, कॉपीराइट विद एफ्लेक्शन ऑफ टाइम, उसका एक टाइम पीरियड होता है कि आपकी सपोज़ आपने कोई एक आर्टिकल लिखा है, बुक लिखी है और उसका कॉपीराइट आपने एक्वायर किया है, तो आपके पूरे जीवन से मरण तक और आपके मरने के 60 साल तक वो कॉपीराइट का जो होता है, जो रेम्युनेशन डिसाइड हुआ है आपके और पब्लिकेशन के बीच में, आपको मिलता है, ठीक है। बट उसके भी ट्रेंड्स और रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो ये चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए कॉपीराइट का जो है डेप्लीकेशंस, जो है एप्लीकेशन ऑफ टाइम्स के वजह से जो डेप्रीशिएशन होता है वो चार्ज करना होता है। इससे रिलेटेड ऑडिटर को क्या चेक करना होगा? असाइनमेंट डीड, रिन्यूअल फीस। रिन्यूअल फीस मतलब जैसे कुछ ये इंटैंजिबल एसेट्स में हमें रिन्यू करवाना पड़ेगा कि ये हमारा पेटेंटेड राइट है, तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो ऑडिटर को चेक करने हैं। फिर इट्स नॉट बाइंडिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, नॉट बाइंडिंग टू राइट ऑफ द इंटैंजिबल एसेट्स, बट एज एन ऑडिटर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इंटैंजिबल एसेट्स को किस तरीके से वेरीफाई किया जा रहा है, किस तरह से वैल्यू किया जा रहा है। और ये सब कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस है, इसमें से कुछ जो है वो हम फॉर एक्सपेंडिचर के ट्रांजैक्शन को भी ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअली दे आर ऑफ अ कैपिटल नेचर, technical know-how and patents which has been arise due to your own intelligence or your own discretion, ठीक है। तो ऑडिटर्स का ये डिस्क्रिशन होता है इंटैंजिबल एसेट्स को लेके। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब एक ऐसे एसेट्स जिसको हम नाम देते हैं बनावटी संपत्ति, जिसको हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे ट्रीट करते हैं और इसको राइट ऑफ करना कंपलसरी होता है। इसमें हम एडवर्टाइजमेंट के खर्चे लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे एक्चुअली जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले जो खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट में, उसको हम डिफर्ड रेवेन्यू के कैटेगरी में ले लेते हैं। क्योंकि सपोज़ आपने 50,000 रुपीज़ खर्चा किया है, फिर धीरे 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 आप उसको साल भर या फिर
और विगत वर्षों में उसको राइट ऑफ कर सकते हो बुक ऑफ अकाउंट से। राइट ऑफ करने से क्या होगा, आपका जो खर्चा है वो आपको भार नहीं पड़ेगा एक बार में, और धीरे 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 वो बुक ऑफ अकाउंट से अपलिखित होता जाएगा, राइट ऑफ होता जाएगा। ठीक है। उसी तरह प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब एक ऐसे एक्सपेंसेस जो जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करने से पहले होते हैं। तो कंपनीज़ को क्या करना होता है, उन सारे एक्सपेंसेस को बिजनेस में एज अ फिक्टिशियस वो ट्रीट करती है, फिर धीरे धीरे उसको भी क्या करते जाती है, राइट ऑफ करते जाती है। तो ऑडिटर को क्या स्क्रूटनाइज कर रहा है कि वो एज पर द अकाउंटिंग कंप्लायंस है या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को उसको फिक्टिशियस में ध्यान रखना है। अब बारी आती है लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ यानी ऑब्लिगेशंस जो हमें पे ऑफ करने हैं। एज अ ऑडिटर हमें ये चेक करना है कि एज अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फिक्स एंड करेंट लायबिलिटीज़, जो करेंट फिक्स लायबिलिटीज़ है जैसे डिबेंचर्स है, लोन है, उसमें क्या मोर्टगेज्ड है या किस तरीके से ये किस पर्पस के लिए लोन लिया गया है, उस चीज़ को चेक करना है। बेसिकली डिबेंचर्स की और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की ऑथेंटिसिटी चेक करना, उसके फेयरनेस को चेक करना, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेम एज इन द केस ऑफ द असेट्स, लायबिलिटीज़ को भी वेरीफाई उसी तरीके से करना है, जैसे कि बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो सर्टिफिकेट है वो ऑथराइज ऑफिसर से लेके उस सारे स्टेटमेंट्स को वाउच करके, जैसे BRS बनाया जाता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, कि जो हमारा कैश बैलेंस होता है और बैंक बैलेंस होता है एज़ पर पासबुक, वो वेरीफाइड नहीं होता। तो उसको BRS बनाने से हम उसको क्या करते हैं, पूरी तरह से वेरीफाइड करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं। यहाँ ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, सारे जो बिल्स पेबल का रिकॉर्ड है, जो शेड्यूल्स का रिकॉर्ड है, जो लोन्स का रिकॉर्ड है, उसके रिकॉर्ड को बैलेंस शीट के साथ वेरीफाई करे कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है और हर एक चीज़ में एक्स्ट्रा केयर लिया गया है कि नहीं। ठीक है। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली फ्रॉम वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स टू द लायबिलिटीज़ हर एक में क्या बनती है कि वो अपने लेवल पे इंस्पेक्शन करे, ऑब्जर्वेशन करे, कंफर्मेशन करे कि हर एक चीज़ जो है वो एज़ पर रिकॉर्ड हुई है या नहीं। तो ये बेसिकली वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द ऑडिटर्स। तो अगर आपको वेरिफिकेशन करना है तब कैसे करना है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट forget to like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.